Hello, hello student. Good afternoon. So we have started our new chapter, which is measurement of surface finish. We have successfully completed our unit second, and we had a brief idea about the introductory part of this unit second. We have seen what is surface roughness or surface finish, and how it is important for any machining component. So now we will start from where we left in previous lectures. So now we will see the terminology of surface roughness. जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने थर्ड यूनिट का एक क्या नाम है इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है उसको हमने देखा था कि हमें इस यूनिट थर्ड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है या सरफेस रफनेस और फिनिश किस तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया जो है प्रीवियस लेक्चर्स में लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ सरफेस रफनेस, मतलब कि सरफेस रफनेस से रिलेटेड कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स हैं और उनका मतलब क्या है, किस तरीके से अगर उनको यूज किया जाए तो उनका क्या मायने निकाला जाए, इसके बारे में जो है हम इस यूनिट में देखेंगे। तो करंट में हम देखते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी है। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि मान लीजिए जब आप किसी सरफेस को, ये आपका कोई प्लेन है, ठीक है, तो जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे व्यू करेंगे इस सरफेस को, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कुछ उभरे हुए भाग मिलेंगे आपको कंजिक्यूटिवली, जो है कुछ उभरे हुए पोर्शन मिलते हैं और कुछ जो है दबे हुए पोर्शन मिलते हैं। यानी कि जो उभरे हुए पोर्शन होते हैं उनको हम पीक बोलते हैं और जो अंदर की तरफ दबे हुए पोर्शन होते हैं उनको हम वैली बोलते हैं। तो ये आपको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप व्यू करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सरफेस रफनेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ले क्या है, जैसे कि आपने किसी भी फिनिश्ड या मशीन सरफेस को देखा होगा तो उसमें जो रफनेस होती है एक पैटर्न में होती है, ठीक है, एक पैटर्न में होती है। तो जो आपका प्लेन होता है, जो सरफेस होता है, वो क्या करता है, वो अगर रफ रहता भी है या इरेगुलरिटीज रहती हैं तो वो एक प्लेन में एक डायरेक्शन में अलाइंड होती हैं पर्टिकुलर पैटर्न में। तो वो जो पैटर्न होता है उसी को, उसकी जो डायरेक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ले की डायरेक्शन या ले डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आइए टर्मिनोलॉजी देखते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक टर्म्स को। तो अगर हम बात करें तो अमेरिकन एक अमेरिकन सोसाइटी होती है जिसको बोलते हैं ASTME, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स। तो इन्होंने जो रफनेस को डिफाइन किया है या रफनेस के बारे में जो इन्होंने बताया है उसको हम, उन्होंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है, दैट इज फाइनर इरेगुलरिटीज इन सरफेस टेक्सचर। टेक्सचर मतलब कि सरफेस की बनावट। तो जो सरफेस की किसी भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है मान लीजिए, उसकी जो बनावट है उसमें जो छोटी छोटी, फाइनर मतलब बहुत ही स्मॉल स्केल की, जो बहुत ही माइन्यूट या स्मॉल स्केल की जो इरेगुलरिटीज होती हैं, अनियमितताएं होती हैं उस सरफेस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका रफनेस बोलते हैं। और अगर रफनेस कम है तो वो हमारा फिनिश बढ़ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दूसरे एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर बात करें ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं, जैसे कि आप देखिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी आपके जॉब पे, जो कोई भी आप मशीनिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो आपको तो लगता है कि ये हमारा एकदम क्लीन या आप कह लीजिए कि फिनिश्ड सरफेस हमें गेन हो रहा है उस मशीनिंग के थ्रू। बट कुछ जो है टूल्स की
जो मशीन होती है उसकी टूल्स की और जो कुछ अदर रेगुलरिटीज़ होती हैं मशीन में, ठीक है, या मशीन के जो कुछ और दिक्कतें होती हैं जैसे कि आपका वाइब्रेशन या डिफरेंट और कॉज हो गए, उसकी वजह से क्या होता है जो सरफेस होती है, अच्छा, ये कॉज जो है इतने मेजर नहीं होते हैं, बहुत ही माइनर कॉज होते हैं जिसकी वजह से ये इरेगुलरिटीज आपके सरफेस पे देखने को मिलती हैं। इनको हम जितना ही ऑप्टिमाइज कर ले जाएंगे इरेगुलरिटीज को, उतनी ही वेल फिनिश्ड सरफेस हमको मिलती है। और अगर ये इरेगुलरिटीज हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो फिर हमें रफ सरफेस देखने को मिलती है। अगर हम बात करें रफनेस की स्पेसिंग की, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये रफनेस स्पेसिंग है। तो अगर हम इसकी बात करें ये स्पेसिंग जो होती है दो कॉन्जिक्यूटिव जो आपकी पीक्स, या तो आप अपर जो क्या नाम है उभरा भाग होता है पीक्स के बीच में देख लीजिए, और चाहे आप दो कॉन्जिक्यूटिव किसी भी पोजीशन पे। अब देखिए सेंटर लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन की अगर हम बात करें तो सेंटर लाइन जो आपकी पीक और वैली होती है उसके मिडिल से वैरी करती है, होके निकलती है, ना तो वो पीक से होके निकलेगी ना तो वैली से, उसके मिडिल पोर्शन से। तो ये सेंट्रल लाइन जो है, अगर मान लीजिए इसी पे आप किसी पॉइंट को देख रहे हैं तो फिर नेक्स्ट सेम डिस्टेंस पे आप देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न में जब सेम पैटर्न आएगा उसी पोजीशन पे आप देखेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगी उसको रफनेस स्पेसिंग कहा जाता है। अब अगर बात करें प्रीडोमिनेंट सरफेस किसको बोलते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से अगर जो हमारा ले होता है वो ले क्या होता है, एक तरीके से आपका जो सबसे क्लियर पैटर्न आपको नजर आता है, ठीक है, मतलब कि सबसे अधिक स्पष्ट, हाँ आपको ये देखने से ही पता चल जाए कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, सबसे स्पष्ट जो पैटर्न होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीडोमिनेंट सरफेस बोलते हैं। और इसी प्रीडोमिनेंट सरफेस की जो दिशा होती है, डायरेक्शन, उसको हम ले बोलते हैं। जैसे कि कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन जब परफॉर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो सरफेस के जो ग्रेन्स होते हैं, बहुत स्मॉलर ग्रेन्स आप कह लीजिए, जो अपर स्मॉलर ग्रेन्स होते हैं, या आप कह लीजिए जो ये पीक्स और वैली होती हैं, इनकी मशीनिंग के डायरेक्शन में ये क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न नजर आ जाएगा। तो यही जो पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न होता है जो कि हमें देखने से कंप्लीटली स्पष्ट रूप से ये पता चल जाता है कि हाँ ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही पैटर्न पूरे सरफेस पे रिपीट हो रहा है। तो उस पैटर्न की डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, ले की ले कहते हैं। अच्छा, अब ले या जो ये पर्टिकुलर पैटर्न होता है ये हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है हम जॉब के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ये ले उस पर डिपेंड करता है। जो आपकी रफनेस होती है जनरली ये आपको ले की ही डायरेक्शन में मिलती है। मतलब आप देखिए जैसे कि अगर यहाँ से हम लाइंस ड्रॉ कर दें ऐसे ऐसे, ये जो आपकी पीक्स हैं, यहाँ से एक लाइन फिर यहाँ से एक लाइन, तो ये एक ले हो गई, ठीक है, इसी की डायरेक्शन में आपको पूरा जो है रफनेस देखने को मिलेगा। जनरली क्या होती है कि रफनेस हमारी ले की ही डायरेक्शन में मिलती है। बात करें कि हाइट ऑफ रफनेस की, तो देखिए ये एक्चुअली में क्या होता है, अर्थमेटिकल एवरेज होता है डेविएशंस का। जो अपर डेविएशंस हैं, पीक और वैली की जो डेविएशंस हैं, इनका एक तरीके से अर्थमेटिकल एवरेज ही क्या कहलाता है, हमारा हाइट ऑफ रफनेस, ठीक है। ये जो रफनेस है इसकी हाइट को हम जनरली क्या करते हैं कि माइक्रोमीटर में जो आपकी सेंट्रल लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करते हैं। बात करें वेवीनेस की, या जिसको आप सेकेंडरी टेक्सचर भी कहते हैं, ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो जो आपकी वेवीनेस होती है ये क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की, जैसे कि मशीनिंग प्रोसेस हो गई,
ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस में। तो जो कोई मान लीजिए कोई भी वर्कपीस का एक पार्ट है जिसमें कोई भी क्या नाम है, इन मशीनिंग प्रोसेस की वजह से डिफ्लेक्शन आ जाता है, मतलब कि वो पर्टिकुलर पार्ट थोड़ा सा जो अपने डायरेक्शन से इधर उधर हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मशीनिंग प्रोसेस में, जैसे कि आपका कंपन हो गया या चैटर हो गया या आपका हीट ट्रांसमिट हो गया। भाई मशीनिंग के दौरान हीट एनर्जी भी तो जनरेट होती है, हीट ट्रांसफर हो गया, ठीक है, या आपका हल्का सा मुड़ गया, टिल्ट हो गया, तो ऐसे केस में जो ये हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवीनेस या आपका सेकेंडरी टेक्सचर कहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो वेवीनेस होता है हमारा, वो सरफेस का, एक तरीके से सरफेस रफनेस का वो पार्ट होता है जिसपे रफनेस जो है इनडायरेक्टली आपका इम्पोज रहती है, रफनेस भी वहीं पे रहती है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रफनेस और आपका जो सेकेंडरी टेक्सचर या वेवीनेस हो गया, ये एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, इम्पोज रहती है रफनेस इसी पे। अगर बात करें तो जो आपका वेवीनेस होता है वो आपकी कंप्लीट सरफेस पे एक तरीके से फैला हुआ रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा वेवीनेस होता है इस पे रफनेस हमारी इम्पोज या सुपर इम्पोज जिसको बोल देते हैं, ठीक है, उस वेवी जो हमारी वेवीनेस की सरफेस होती है, वेवी सरफेस जिसको बोलते हैं, वेव के फॉर्म में यूं करके, जैसे कि आपकी वेव्स चलती है ना ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, क्रस्ट होता है और आपका वेव्स में क्या होता है, क्रस्ट होता है, पीक्स होता है, उसी तरीके यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है चलती हैं। तो उस पे क्या होता है, ये आपका वेवीनेस या वेव्स जो होती हैं उसी पे आपका रफनेस भी सुपर इम्पोज होता है। अब अगर बात करें वेवीनेस हमारा क्यों जनरेट होता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ड्यू टू ईदर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट या मशीन, जो मशीन्स होती हैं उसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल एरर होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सरफेस होती है वो हमें एग्जैक्ट वैसी नहीं मिलती है जो हमारी मशीन सरफेस मिलनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें सरफेस डिफेक्ट आता है। तो एक प्रकार का सरफेस डिफेक्ट जो है हमारा वेवीनेस भी है। अगर हम बात करें रफनेस की, तो रफनेस हमारा एक तरीके से वेवीनेस पे सुपर इम्पोज होता है, लेकिन रफनेस क्या होता है कि आपका जैसे कि फीड मार्क, फीड आप मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में दे रहे हैं, यानी कि आप लॉन्गिट्यूडनल दे रहे हैं, ठीक है, तो जनरली ड्यू टू वाइब्रेशन फीड हमारा थोड़ा फीड हमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी मिल जाता है, तो उसकी वजह से भी जो आपका रफनेस जनरेट होती है, या आपका चैटर हो गया, ठीक है। तो जो हमारी मशीन्स होती हैं उसके जो इंटरनल डिफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से भी हमें ये आपका रफनेस देखने को मिल जाता है। मैंने आपको रफने स्पेसिंग ऑफ वेवीनेस तो बता ही दिया है। हाइट की बात करें तो जो पीक टू वैल्यू आपकी डिस्टेंस होती है, यानी कि पीक से लेके वैली तक की, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ मान लीजिए ये वैली है, ये पीक है, तो इनके बीच जो डिस्टेंस होती है उसी को हाइट ऑफ वेवीनेस बोलते हैं। अब ले के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो सबसे प्रीडोमिनेंट सरफेस होती है या सबसे स्पष्ट जो है सतह होती है, उसकी दिशा में, उसकी दिशा को ही क्या कहते हैं, ले कहते हैं, उस पर्टिकुलर पैटर्न की डायरेक्शन को हम ले कहते हैं, ठीक है। ये जनरेट क्यों होती है, ड्यू टू आर प्रोडक्शन प्रोसेस कौन सी है उसके हिसाब से जो है ले की डायरेक्शन डिसाइड होती है। अब अगर बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं।
उसके अलावा देखेंगे फ्लॉ। फ्लॉ क्या होते हैं? तो सतह पे मान लीजिए जो, देखिए जो हमारी ले होती हैं या जो आपका फ्लॉ होते हैं, ये सब जो हमारी ले होती हैं या वेवीनेस होता है, ये पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सरफेस पे आपके एक रैंडम रैंडम जो है कोई भी इरेगुलरिटीज आ जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लॉ बोलते हैं। जैसे कि आपका कोई स्क्रैच लग गया। अब स्क्रैच लग गया तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में लगेगा, तो हर एक डेफिनिट टाइम ड्यूरेशन के बाद वो स्क्रैच लगता रहेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। जो फ्लॉ होता है हमारा, वो रैंडमली कहीं मशीनिंग या आपके कह लीजिए जो परफॉर्म करने वाले वर्कर होते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से भी आ जाता है। तो इस तरीके से हम ये जो फ्लॉज होते हैं वो रैंडमली आपके मशीनिंग सरफेस पे कहीं कहीं आपको नज़र आ जाते हैं। एक तरीके से ये भी होते तो इरेगुलरिटीज ये भी हैं, लेकिन ये रैंडम होते हैं, ना कि किसी फिक्स पैटर्न में होते हैं। बात करें सरफेस टेक्सचर की, तो जनरली जो है एक तरीके से एक पर्टिकुलर जो पैटर्न होता है या जो आपकी नॉमिनल सरफेस है, जो एक्चुअल सरफेस है, उससे जो वेरिएशन होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न के फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेक्सचर, या सरफेस को एक तरीके से सरफेस की बनावट बोलते हैं। ठीक है। अब सरफेस टेक्सचर में ही हमारा सारा ये वेवीनेस या आपका रफनेस या आपका ले या फ्लॉ, ये सारे जो है, ये सब जो जितने टर्मिनोलॉजी हमने देखे हैं, ये सब सरफेस टेक्सचर के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी जो कि रफनेस के अंतर्गत आती है। अब इसको आप एक बार फिर से अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। बट ये टर्मिनोलॉजी जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप सरफेस फिनिश जो ये यूनिट है हमारी मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, इसमें आप भटकते रहेंगे। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता रहेगा वेवीनेस क्या है या ले डायरेक्शन क्या है या आपका रफनेस क्या है, ठीक है, वैली क्या है, क्रेस्ट क्या है, सेंट्रल लाइन क्या है, ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं जान पाएंगे तो आप भटकते रहेंगे और आपको कोई भी चीज़, आने वाली जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सरफेस टेक्सचर एंड इरेगुलरिटीज। मतलब कि जो सरफेस की बनावट है वो क्या होती है, और जो सरफेस में अनियमितताएं होती हैं उसको हम किस तरीके से पहचानते हैं, और ये कितने टाइप की होती हैं, किस तरीके से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो बात करें, अगर देखा जाए, देखिए जो सरफेस रफनेस होती है उसको हम जनरली क्या करते हैं, आप टच करके भी किसी भी सरफेस को आप टच करेंगे, तो अगर रफ सरफेस होगी तो हल्का सा आपको एहसास होगा। मतलब कि आप उस अपने सेंसेस से उसको पता कर सकते हैं कि ये सरफेस हमारी रफ है। अगर इसके अलावा भी जो रफ सरफेस होती हैं उनसे आवाज आती है, तो यानी कि आप जो है अगर सेंसिबली आप हियर कर रहे हैं सरफेस पे किसी भी प्रोसेस को, परफॉर्मेंस को, तो वहां से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारी सरफेस जो जनरेट हो रही है ये हमारी रफ सरफेस होगी। यानी कि हम अपने सेंसेस से जो है वो सेंस कर सकते हैं सरफेस रफनेस के बारे में, कि ये सरफेस हमारी रफ है या फिर वेल फिनिश्ड है। अच्छा, अगर बात करें इसके मेजरमेंट की, तो इसको मेजर करना जो है, सेंस करना इज वेरी इजी टास्क, बट अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो ये इट्स गोना बी लिटिल मोर डिफिकल्ट। थोड़ा सा जो है सेंस करने के रिस्पेक्ट में हमारा ये फिर डिफिकल्ट हो जाता है।
इसमें अगर सरफेस रफनेस को अगर हम देखें, जो उसमें ज्योमेट्रिकल एरर्स, ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज होती हैं, उसके पीछे भी डिफरेंट कॉज होते हैं, विभिन्न कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सरफेस पे हमारी इरेगुलरिटी जनरेट होती हैं। तो इनको जो है हम जो डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस होते हैं उसके बेस पे इन रेगुलरिटीज को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से हमारा पहला जो है वो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर मशीनिंग। ठीक है, फर्स्ट 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। तो अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी की, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप जब मशीनिंग करते हैं, आप देखते, आपने लेथ पे भी देखा होगा कि जैसे ही आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, जैसे आपने जिस भी हमारी जॉब है उसकी मशीनिंग करनी हुई, उसको आपने चेक में फिक्स करा, उसके बाद स्टार्ट करा, और जैसे ही आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को फीड देते हैं, तो वो क्या करता है कि एक चिप के फॉर्म में वहाँ से मटेरियल को रिमूव करता है। तो जब भी वो चिप के फॉर्म में रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि मेटल का क्या होता है, शेयरिंग होता है। शेयर के थ्रू ही मेटल, एक आपका शेयर फोर्स लगती है, और उस शेयर फोर्स के द्वारा ही जो है मेटल बाहर निकलता है। अब शेयर इम्प्रॉपर शेयर होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो चिप होता है वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलता है, और हमारी सरफेस जो है वो कंप्लीटली फिनिश नहीं हो पाती है, रफ, हल्की रफ हो जाती है या ज़्यादा रफ हो जाती है। तो एक तो ये कारण हो गया कि मशीनिंग में जो शियर फिनोमिना है वो सही ढंग से ना होने की वजह से, जो आपका चिप रिमूवल प्रोसेस होता है उसकी वजह से रफनेस आ जाती है, या कह लीजिए इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। ठीक है, अब जैसा कि देखिए हर प्रोसेस की एक आइडियल कंडीशंस होती है। तो अगर हमारी शेयर, जो आपका चिप का शेयरिंग प्रोसेस है, शेयर फिनोमिना है, उसमें जो रिक्वायर्ड, जो आइडियल कंडीशंस हैं वो हमारी नहीं होती हैं, तो जो चिप होता है वो प्रॉपरली शेयर नहीं हो पाता है। तो ये हमारा एक प्राइम काज हो गया कि जो रिक्वायर्ड आइडियल कंडीशन है वो मेंटेन ना हो पाना। उसके अलावा बात करें, जो हमारे मशीन टूल्स होते हैं उनका सही से फिट ना होना, या उनका जो है उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एक्यूरेसी, ठीक है। उसके अलावा जो आपका बेडवे होता है, अगर वो सही से नहीं है, टिल्टेड है या टेपर्ड है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है। उसके अलावा बात करें तो अगर आपका अलाइनमेंट नहीं सही है, जो आपका जॉब है, आपने जॉब में फिट तो करा लेकिन वो सही से अलाइन नहीं है, या आपने क्या किया कि जो चेक है जब वो रोटेट करता है तो आपका जॉब होता है वो सही से उसमें फिट नहीं है। तो ये सब जो है कुछ प्राइमरी कॉज हैं जिसकी वजह से सरफेस इरेगुलरिटीज आती हैं, और इनको हम फर्स्ट ऑर्डर में रखते हैं। उसके अलावा बात करें, जो आपका वर्क पीस होता है उसका सेल्फ वेट की वजह से जो है आपका सेल्फ वेट हो गया, या आपका जो भी वर्क पीस हो गई, उसमें क्या होता है कि जो शियर फोर्स है उसके वजह से जो विकृति आ जाती है, इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। तो ये सब जो जितनी भी इस टाइप की जो इरेगुलरिटीज आपको सरफेस पे नजर आएंगी, जो कि बेसिक कॉज है सरफेस रफनेस की, इनको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इरेगुलरिटीज में रखेंगे। अब बात करें सेकेंड श्रेणी की इरेगुलरिटीज या सेकेंड ऑर्डर की इरेगुलरिटीज, इसमें क्या होता है कि दो इरेगुलरिटीज विच इज कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मशीन, मतलब कि जो मशीन की वाइब्रेशन है उसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनको हम सेकेंड श्रेणी की जो अनियमितताएं हैं या इरेगुलरिटीज हैं उसमें रखते हैं। अब कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपका
वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, आवाज करती चट 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 चटाहट जो होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी क्रैक्स होते हैं वहां पर सरफेसेस का बाहर निकल आना, ठीक है, ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन एंड जो चैटर्स होते हैं उसके वजह से ये सरफेसेस पे ये अनियमितताएं जो है वो आसानी से हम देख सकते हैं। तो इनको क्या करते हैं, जो वाइब्रेशन की वजह से या चैटर्स की वजह से जो भी इरेगुलरिटीज सरफेस पे आती हैं उनको हम सेकेंड कैटेगरी में या सेकेंड ऑर्डर की इरेगुलरिटीज में काउंट करते हैं। बात करें थर्ड ऑर्डर की इरेगुलरिटीज या तृतीय श्रेणी की अनियमितताएं, तो अगर आप मशीनिंग प्रोसेस सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सही से मशीनिंग ना करना, मतलब कि आपका जैसे कि आपको सही से फीड ना देना, बहुत भी जितने भी मशीनिंग के तो दौरान जो प्रोसेस होती हैं उसको अगर आप सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो अनियमितताएं उस मशीनिंग प्रोसेस को सही से परफॉर्म ना करने की वजह से आएंगी, उनको क्या बोलेंगे, तृतीय श्रेणी की। जैसे कि अगर आप बात करिए, देखिए हो सकता है कि जो आपकी सेकेंड कैटेगरी की इरेगुलरिटीज है वो आपकी मशीनिंग में ना हो, मतलब कि चैटर्स वगैरह या मान लीजिए मशीन सही से परफॉर्म कर रही है उसमें वाइब्रेशंस नहीं हो, लेकिन अगर आप सही से मशीनिंग प्रोसेस को क्या नाम है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या होगी कि सरफेस पे हमें इरेगुलरिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब जो मशीनिंग की वजह से, जो सही से मशीनिंग प्रोसेस परफॉर्म ना करने की वजह से इरेगुलरिटीज हैं, उसको हम थर्ड कैटेगरी या थर्ड ऑर्डर इरेगुलरिटीज में काउंट करते हैं। बात करें फोर्थ ऑर्डर इरेगुलरिटीज या फोर्थ कैटेगरी इरेगुलरिटीज या चतुर्थ श्रेणी की अनियमितताएं, तो इसमें जो आपका शेयरिंग प्रोसेस होती है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, उसमें जो चिप होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। अब अगर जो आपका मटेरियल है वो ब्रेक हो जाए तो उससे क्या होता है, इरेगुलरिटी जनरेट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो मतलब कि जो चिपिंग में आपका मटेरियल अगर ब्रेक हो जाता है तो जो इरेगुलरिटी जनरेट होती है उसको हम फोर्थ ऑर्डर की इरेगुलरिटी कहते हैं। अब अगर बात करें कि जो ये जो सरफेस की इरेगुलरिटीज होती हैं इनके और भी कॉज हो सकते हैं, इसके अलावा जो हमने डिस्कस करें इसके अलावा और भी कॉज हो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी सरफेस जो है वो रफ हो सकती है, इरेगुलरिटीज आपकी सरफेस पे आ सकती हैं, उसके अदर कॉज भी हो सकते हैं। तो हम जो है जो हमने ये चार कैटेगरी पढ़ी है इसको हम क्या करते हैं कि फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला जो हमारा है वो है प्राइमरी टेक्सचर, जिसका हमने बात किया था, यानी कि प्राथमिक बनावट जिसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्सचर, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी टेक्सचर या द्वितीय बनावट। तो अगर बात करें प्राइमरी टेक्सचर या प्राथमिक बनावट की, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई वेव लेंथ है, उसकी स्मॉल लेंथ के लिए, मतलब कि कोई वेव लेंथ है उसकी जो स्मॉल लेंथ पे जो आपके कटिंग एलिमेंट होते हैं उनके जैसे कि आपका टोटल जो आपका सरफेस है उसका एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, उस पर अगर कटिंग एलिमेंट का कुछ भी इफेक्ट आता है तो उसके डायरेक्ट इफेक्ट के कारण, अगर हम जैसे कि मैंने प्राइमरी टेक्सचर की बात करी, तो मान लीजिए जो आपकी वेवीनेस है या वेव्स है आपकी, उसका एक छोटा सा पार्ट की बात करें तो अगर छोटे से पार्ट में आप देखेंगे या छोटे से लेंथ में आप देखेंगे तो आपकी मशीनिंग, जो आपका मशीन टूल हो गया उसके इफेक्ट की वजह से, ये या जो आपका कटिंग एलिमेंट हो गया कोई भी जिससे क्या नाम है आप मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, उसके डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से, या आप मान लीजिए फ्रिक्शन की वजह से कह लीजिए,
या बियर या टियर की वजह से या क्रोजन की वजह से अगर सरफेस पे कोई भी डिफेक्ट आता है तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेक्सचर बोलते हैं। मतलब कि बात करें, जैसे कि आपका कोई भी जो मशीनिंग के दौरान कोई भी ऐसा डिफेक्ट जो डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से, मशीन एलिमेंट के डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से या फ्रिक्शंस की वजह से या आपका जो कोरोजन है, मान लीजिए सरफेस या मशीनिंग एलिमेंट में कोई कोरोजन है या कहीं पे आपका एलिमेंट जो है वो क्रैक हो चुका है या आपका अचानक से आपका टूल टूट जाए, इसकी वजह से जो आपका वियर एंड टियर होता है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी टेक्सचर कहलाते हैं। और ये जो होते हैं ये काफ़ी मतलब कि स्मॉल स्केल पे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल स्केल्स पे होते हैं। ये बहुत मेजर जो है इरेगुलरिटीज क्रिएट नहीं करते हैं। तो जो प्राइमरी टेक्सचर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनकी कैटेगरी में इनको हम माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर भी कहते हैं। और प्राइमरी टेक्सचर जो है, जो आपका थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी थी या जो थर्ड और फोर्थ श्रेणी के, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के या थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर के जो आपके एरर्स थे, इरेगुलरिटीज थी, वो हमारा जो है प्राइमरी टेक्सचर के अंतर्गत आती हैं। इनको हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको हम माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर भी कहते हैं। मतलब कि जो आपका प्राइमरी टेक्सचर होगा वो बहुत ही माइनर स्केल पे होगा, बहुत ही लेस होगा, जिसका जो है जस्ट बिकॉज ऑफ सडन हैपनिंग या टूल परफॉर्म, जो आपका टूल है या मशीनिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, या कटिंग एलिमेंट्स है, उनके डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से, सडनली जो है उनके डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से या आपका फ्रिक्शन वगैरह के वजह से ये प्राइमरी, जो आपका प्राइमरी टेक्सचर है वो जनरेट होता है। अगर बात करें सेकेंडरी टेक्सचर की, तो जो हमारी वेव होती है, कौन सी वेव, जो हमारी सरफेस पे एक पैटर्न होता है, ठीक है, उस पैटर्न में उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के बड़े भाग में, यानी कि कह लीजिए कंप्लीट वेवलेंथ में बड़े भाग में, या जो आपका जनरेटिंग सरफेस है, जो सरफेस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसमें मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से होने वाली जो क्या नाम है, इरेगुलरिटीज या अनियमितताएं होती हैं, उनको हम सेकेंडरी टेक्सचर कहते हैं। अब बात करें अगर सेकेंडरी टेक्सचर की, तो ये एक रेगुलर पैटर्न में होती है। मतलब आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड, आफ्टर अ फिक्स लेंथ, इट विल रिपीट इटसेल्फ। ये दोबारा से रिपीट हो जाएंगी, दैट मीन्स कि ये पीरियोडिक होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अनियमितताएं होती हैं उनको, क्योंकि ये बड़े लेवल पे होती हैं, ये पूरे वेवलेंथ में हो सकती हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एरर या माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा था, तो जो फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी की और सेकेंड कैटेगरी की जो इरेगुलरिटीज थी, जैसे कि आपका वेवीनेस हो गया, ये सब जो इरेगुलरिटीज थी, ये हमारी रफनेस, वेवीनेस, ये सब सारी जो इरेगुलरिटीज हैं, ये हमारा सेकेंड या सेकेंडरी टेक्सचर में ये रेगुलरिटीज हम काउंट करते हैं। देखिए, कोई भी सरफेस है वो कंप्लीटली फिनिश होने के बाद अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो उसको दो पार्ट में हम समझते हैं। पहला हमारा प्राइमरी टेक्सचर और दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी टेक्सचर। लेकिन अगर कोई सरफेस रफने फिनिशिंग की जाती है तो आप देखेंगे दोनों ही कंबाइंड रूप में आपको सरफेस पे मिलेंगे, यानी कि प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर दोनों ही कंबाइंड मिलते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि जो रफनेस होती है, जैसे कि आपका रफनेस हो गया, बेबीनेस हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या होती है, जो रफनेस होती है वो बेबीनेस पे सुपर इम्पोज होती है, उसी पे होती है। तो इसको जो है आपको अगर सरफेस की एनालिसिस करनी है, आपको
या फिनिश सरफेस फिनिश का आपको स्टडी करना है, तो इनको जो है अलग करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इनको अलग करने के लिए सबसे पहले आपको जो रफनेस सरफेस फिनिश के पैरामीटर्स होते हैं उनको जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कि सरफेस फिनिश के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, जिससे कि हम जो है वेवीनेस या आपका रफनेस ये जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड रहते हैं उनको हम किस तरीके से अलग करके और सरफेस फिनिश को किसी सरफेस पे एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर बात करें पैरामीटर ऑफ सरफेस रफनेस की, तो नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर ऑफ सरफेस रफनेस, यानी कि किस तरीके से जो हम सरफेस रफनेस है उसे कैसे समझ सकते हैं, एक्चुअली में क्या मतलब होता है सरफेस रफनेस का। इसको आइए एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली में रफनेस को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और क्या मतलब होता है सरफेस रफनेस का। ठीक है, तो अगर बात करें जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे फर्स्ट कंडीशन। इस फर्स्ट कंडीशन में हमारा मेटल जो है वो टोटली आपको फ्लैट दिख रहा है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है जिसमें हमें ये मेटल कंप्लीटली जो है फ्लैट दिख रहा है। अब मान लीजिए कि इसमें हमने 0.0025 mm की एक जो है मटेरियल को रिमूव किया और एक वेव जो है जनरेट कर दिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमने 0.0025 mm मटेरियल रिमूव किया और इतनी गहराई की एक वेव को हमने जनरेट कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी सेकंड पोजीशन है इसमें भी जो सरफेस है आपको वो फ्लैट नज़र आ रही होगी, जबकि फ्लैटनेस इसकी आपको अधिक दिखेगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे आपको फ्लैटनेस अभी भी दिख रही होगी। लेकिन हम बात करें जैसे जैसे हम इससे नेक्स्ट कंडीशन में जाते हैं, तो जो वेवलेंथ है इस सरफेस की, फ्लैट सरफेस की, उसकी गहराई और जो वर्टिकल हाइट है उसको हम सेम ही रखते हैं। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे हमारा 0.025 था, तो यहाँ भी हमारा 0.025 ही है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी ये वेवलेंथ है इसको हम यहाँ पे सेम ही रखते हैं, उसकी हाइट और आपका गहराई, लेकिन फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देते हैं। जो उतार चढ़ाव की आवृत्ति है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। मतलब जैसे कि आपकी फर्स्ट पोजीशन में हमने मटेरियल कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं किया, तो यहाँ पे हमें टोटल फ्लैट दिख रहा है। फिर हमने 0.00025 का गहराई का मटेरियल रिमूव कर दिया, ठीक है, सेंटीमीटर का। तो उससे क्या हुआ कि ये सरफेस हमारी अब भी फ्लैट थी, लेकिन यहाँ पे एक इतनी गहराई की एक वेव जनरेट हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया कि गहराई जो है और जो वर्टिकल हाइट है इस वेव की उसको हमने सेम रखा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अनड्यूलेशन या उतार चढ़ाव की जो आवृत्ति थी इस पर्टिकुलर लेंथ में, वो हमने यहाँ पे जैसे कि एक बार ही था, यहाँ पे हमने 2 बार कर दिया, यहाँ पे नीचे गया फिर ऊपर गया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अनड्यूलेशन है या उतार चढ़ाव की जो आवृत्ति है इसको हम चौथे कंडीशन में हमने और बढ़ा दिया। मतलब कि अब हमने यहाँ पे हमारा 15 सेंटीमीटर था, तो इसे हमने क्या किया कि अभी 5 सेंटीमीटर कर दिया, है ना। कि मतलब अब देखिए यहाँ पे 15 सेंटीमीटर बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था, यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर बाद ही सेम पैटर्न फिर से रिपीट
हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और फिर सेम पैटर्न रिपीट होगा, फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। मतलब कि हमने जो आवृत्ति है अंडुलेशन की या उतार चढ़ाव की, वो हमने बढ़ा दिया फोर्थ में। फिर अगर बात करें फिफ्थ कंडीशन की, तो हमने जो 5 सेंटीमीटर था लेमडा या वेवलेंथ, उसको हमने और घटाया, तो वो घटा के हमने 0.75 सेंटीमीटर कर दिया। फिर जो कंडीशन हमारी सिक्स्थ है, उसमें हमने और बढ़ा दिया और इसको और कम कर दिया, जो लेमडा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम हाइट, जो हाइट है वेवलेंथ की और जो डेप्थ है, उसको सेम मेंटेन करते हुए हम जो लेमडा है उसको बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स कि हम फ्रीक्वेंसी जो है वो धीरे धीरे, सॉरी, फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं, ओ वेवलेंथ घटा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार ऊपर नीचे आया जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक ही बार था, यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ पे सेम पैटर्न कई बार हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जो है हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और लैम्डा धीरे धीरे जो वेवलेंथ है वो कम होता जा रहा है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम बात करें कि इस कंडीशन से तो अगर हम यहाँ से बात करें, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेक्शन है उसकी वेवलेंथ धीरे धीरे हमारी, जैसे जैसे हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन से सेकंड, सेकंड से थर्ड में, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, हमारी वेवलेंथ कम होती जा रही है। और सरफेस जो है वो, सरफेस की फ्लैटनेस भी जैसे जैसे हम नेक्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं वहाँ पे फ्लैटनेस कम हो रही है और उतार चढ़ाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये उतार चढ़ाव बढ़ने के कारण ही जो है सरफेस की जो है हमारी वो रफ होती जा रही है या खुरदुरी होती जा रही है। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम हायर कंडीशंस में गए, कंडीशन 6 में गए 1 से, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो फ्लैटनेस है वो हमारा कम हो रहा है, रफनेस हमारी जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारा वेवलेंथ कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती जा रही है। तो सतह जो है हमारी धीरे धीरे रफ सरफेस में कन्वर्ट हो गई। यानी कि बात करें तो जो तरंग की डेप्थ और वर्टिकल हाइट थी वो सेम थी, लेकिन हमारी सरफेस क्या हो गई, फ्लैट से रफ सरफेस हो गई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, जो अभी हमने ये 6 कंडीशन देखी, इससे हम एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि समान जो है वर्टिकल चेंज के लिए जो सरफेस हायर वेवलेंथ कंटेन किए रहती है वो चिकनी होती है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, मतलब कि ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि समान वर्टिकल हाइट एंड डेप्थ के लिए जो सरफेस अधिक वेवलेंथ कंटेन किए रहती है वो सरफेस स्मूथ फ्लैट होती है, अथवा वेवी या तरंगिल सरफेस कही जाती है। जबकि वही सतह, अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, तो जैसे जैसे उतार चढ़ाव जो है वो बढ़ते जाते हैं, या जो आपका मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो सतह रफ या खुरदुरी होती जाती है। और जैसे जैसे हम और हायर कंडीशन में जाते हैं, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन है वो बढ़ाते हैं, तो उतार चढ़ाव और बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे क्या होती है, और भी रफ होती जाती है, और ये रफनेस जो है पास पास आते जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, तो अगर हम किसी भी सरफेस की जब मशीनिंग करते हैं, तो जो मशीन्ड सरफेस है, मान लीजिए सेम मशीनिंग प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं, तो जो मशीन्ड सरफेस है
कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो वेवीनेस है वो समान ही हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक वेवलेंथ वाली जो आपकी वेवलेंथ की जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो एक दूसरे पे आरोपित हो सकती है। चलिए, तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि कैसे किस तरीके से जो है वर्टिकल हाइट को हम सेम रखते हुए एक फ्लैट सरफेस को रफ सरफेस में कन्वर्ट कर देते हैं या बदल सकती है। तो इससे आपको जो रफनेस है उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम मैनेज करते हैं, और एक्चुअल रफनेस कैसे होती है, क्या मतलब होता है रफनेस का, वो आपको आइडिया, बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रफ सरफेस, तो देखिए अगर हम सरफेस रफनेस की बात करें तो हम इसको इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स सरफेस रफनेस, और दूसरा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सरफेस रफनेस। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी ट्रांसवर्स रफनेस है वो आपकी लेंथ L1, यानी कि ट्रांसवर्स की अगर बात करें तो जो आपका सॉरी माफ करिए, जो आपकी ट्रांसवर्स रफनेस होगी वो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो आपका L1 लेंथ ये जो डिनोट कर रही है, ये आपकी ट्रांसवर्स रफनेस है। अब अगर हम ट्रांसवर्स रफनेस की बात करें तो ये जो ट्रांसवर्स रफनेस है ये मशीनिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है ना, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही आपकी ट्रांसवर्स रफनेस होती है। और जो L2 है ये हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे ये है वेवीनेस। अब ये वेवीनेस देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद रिपीट हो रहा है, ये देखिए, फिर ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो L2 क्या है, उसी वेवीनेस की पिच को जो है वो हम L2 से डिनोट करते हैं। फिर जो आपका यहाँ पे L3 है, L3 हमारा क्या कर रहा है कि जो वेवीनेस की आपकी स्मॉल या जो छोटी अनियमितताएं हैं, स्मॉल रेगुलरिटीज हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या ट्रांसवर्स रफनेस में, जो स्मॉल रेगुलरिटीज हैं उसकी पिच को हम L3 से, अब देखिए वैसे तो देखा जाए तो ट्रांसवर्स या जो वेवीनेस है उसकी पिच हम L2 से, ये देखिए ये कंप्लीट पिच है वेवीनेस की। लेकिन अगर हम स्मॉल या सूक्ष्म पिच की बात करें तो वो L3 से, मतलब कि L2 में ही L3 हमारा होगा, जो कि छोटे छोटे आपकी इरेगुलरिटीज होती हैं उनकी पिच के बारे में। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रफनेस है उसको हम L4 से, ये देखिए, मतलब कि जो ट्रांसवर्स के परपेंडिकुलर होता है या मशीनिंग डायरेक्शन में होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रफनेस होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल रफनेस की जो पिच है वो हम L4 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपकी ट्रांसवर्स सरफेस रफनेस है वो क्या होती है कि लॉन्गिट्यूडनल रफनेस के परपेंडिकुलर होती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, मशीनिंग के डायरेक्शन में होती है, और ट्रांसवर्स रफनेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मशीनिंग होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफिनीशन ऑफ सम सरफेस रफनेस पैरामीटर्स एज पर आवर इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब कि कुछ सरफेस रफनेस की जो टर्मिनोलॉजी है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। तो वो अगर बात करें, पहला क्या है, रियल सरफेस या वास्तविक सतह। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऐसी सतह जो कि आपके जो आपका ऑब्जेक्ट है या आपका जॉब है
ठीक है, उसको लिमिट करती है, मतलब कि दोनों एंड्स पे जो लिमिट करे उस सरफेस को हम रियल सरफेस बोलते हैं। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए जो अदर सरफेसेस हैं उनसे अलग करें, उसी को हम क्या बोलेंगे, रियल सरफेस बोलेंगे। अगर बात करें इफेक्टिव सरफेस की, तो ऐसी सरफेस जो रियल सरफेस के आसपास, मतलब कि जहां पे हम मैकेनिकल मशीनिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं या मशीनिंग प्रोसेस से जो प्राप्त होती है, जो हमारी एक्चुअल सरफेस होती है, उसके आसपास जो हम मशीनिंग करके सरफेस को गेन कर पाते हैं। एक्चुअल सरफेस तो हो गई कि जितना हमें चाहिए होता है, मतलब कि हमें इतने बाई इतने का चाहिए, तो दैट इज एक्चुअल सरफेस या वास्तविक सतह। मतलब कि जो लिमिट्स है या जो डायमेंशंस है वो हमें चाहिए, तो वो हमारी क्या हो गई, एक्चुअल सरफेस हो गई। लेकिन जो इफेक्टिव सरफेस होती है वो हमें जो आफ्टर मशीनिंग गेन होती है, विच इज़ वेरी क्लोज टू, विच इज़ वेरी नियरेस्ट टू एक्चुअल सरफेस, तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव सरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल सरफेस। अब देखिए ज्योमेट्रिकल सरफेस की बात करें तो जो आपका डिजाइन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो आपको सरफेस मिलती है, ठीक है, जिसके लिए क्या करते हैं हम, जो रफनेस होती है या जो सरफेस की शेप होती है उसको हम, उस पे जो एरर्स होती है उसको हम कंसीडर नहीं करें। मतलब कि आपका डिजाइन के थ्रू या जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जो हमें सरफेस प्रपोज की जाती है कि ये सरफेस हमें गेन करनी है, ये सरफेस हमें मिलनी है, ये इस तरीके से हमें ये बनाना है, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, प्रपोज हो गई डिजाइन के थ्रू, डिजाइन द्वारा। तो उसमें जो है हम क्या करें कि अगर ऐसी सरफेस में हम जो रफनेस की एरर्स हैं उस पर विचार ना करें, तो ऐसी सतह को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल सरफेस या ज्योमेट्रिकल और ज्यामितीय सतह कहते हैं। मतलब कि ऐसी सतह में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे शेप और क्या नाम है आपकी रफनेस की जो एरर्स होती हैं उस पर हम कोई भी कंसिडरेशन नहीं करते हैं, हम केवल एक प्रपोज सरफेस रखते हैं थ्रू डिजाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यामितीय सतह या ज्योमेट्रिकल सरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट है सरफेस रफनेस, तो इसको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि जो भी जो आपकी बनावट है सतह की, उसमें जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं वो सारी इरेगुलरिटीज हमारी क्या कहलाती हैं, सरफेस रफनेस कहलाती हैं। और ये जो होती हैं ये सारी इरेगुलरिटीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जनरेट होती हैं। प्राइमरी टेक्सचर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर हम बात एक बार देखें क्या होता है, तो ऐसी जो इरेगुलरिटीज हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो स्मॉल रेगुलरिटीज होती हैं, इसको मैक्रो इरेगुलरिटीज भी बोलते हैं, या जो एक जो आपका वेव्स होती हैं उसके स्मॉल सेक्शन में ड्यू टू टूल्स एंड अदर काज जो हमें सरफेस क्या नाम है इरेगुलरिटीज मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेक्सचर बोलते हैं। अगर बात करें जो आपका इसमें ट्रांसवर्स फीड मार्क है, मतलब कि ड्यू टू वाइब्रेशन या चैटर जो आपका फीड होता है उसका इफेक्ट अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, दैट इज पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको कुछ मिलता है, तो इस तरीके से जो माइनर आपको इरेगुलरिटीज मिलती हैं उसको हम प्राइमरी टेक्सचर्स में रखते हैं अथवा रुचिता में रखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी टेक्सचर या जिसको आप बेबीनेस बोलते हो, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मशीनिंग किसी भी आप जो वर्कपीस है उसके पर्टिकुलर उसमें डिफ्लेक्शन आ जाए, या ड्यू टू मशीनिंग या चैटर या वाइब्रेशन
या हीट ट्रांसफ़र की वजह से, हीटिंग की वजह से जो आपका सरफेस है वो बेंड हो जाए हल्का सा। तो ये सब जो है, ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं, ये आपकी सेकेंडरी टेक्सचर में या वेवीनेस में आती हैं। अब जैसे कि आपको पता भी है, रफनेस जो होती है हमारा वेवीनेस पे ही क्या होती है, सुपर इम्पोज होती है। नेक्स्ट है हमारा ले। अब देखिए, इसमें आइए कुछ नहीं सोचते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, ये ले है, ये ले डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, ले डायरेक्शन है, और ये हमारा ले है, ये वेवीनेस है। अब देखिए, रफनेस बिट, मतलब कि ये रफनेस है तो इसकी चौड़ाई जो है ये हो गई, और वेवीनेस है, ये वेव, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं तरंग के फॉर्म में, इसको वेवीनेस बोलते हैं। तो इसकी ये हाइट हो गई, ये तो आपकी वेवीनेस की हाइट हो गई, यानी कि जो आपका क्रस्ट होता है और जो आपका पीक होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। और जो आपका हाइट ऑफ रफनेस होती है, वो आपकी सेंट्रल लाइन से पीक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइन से पीक की डिस्टेंस को हम हाइट ऑफ रफनेस बोलते हैं। स्क्रैचेज जो रैंडमली आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर बात करें ले की, तो जो मशीनिंग सरफेस होती है, उस पर मशीनिंग करने के बाद जो सबसे क्लियर सरफेस हमें मिलती है, मतलब कि जिसको मैंने आपको पहले भी अभी बताया था, प्रीडोमिनेंट सरफेस जिसको बोलते हैं, जो सबसे अधिक स्पष्ट सरफेस हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम ले बोलते हैं। अब ये देखिए, आफ्टर मशीनिंग ये आपको क्लियर सरफेस मिल रही है। अब जो हमारी रफनेस होती है, वो जो ले डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इन टर्मिनोलॉजीज को। प्राइमरी टेक्सचर, जैसे कि जो माइक्रो इरेगुलरिटीज होती है, ये आपके क्या होते हैं, प्राइमरी टेक्सचर्स होते हैं। वेवीनेस, वेवीनेस स्पेसिंग, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। अब अगर बात करें ले की, तो ले को जैसे मैंने आपको बताया, जो सबसे स्पष्ट या प्रीडोमिनेंट सरफेस होती है आफ्टर मशीनिंग, उसकी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ले बोलते हैं, और ये जनरली हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉ। तो अगर हम बात करें फ्लॉ की, तो ऐसी इरेगुलरिटी सरफेस की जो एक, जिनका मतलब कि एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीटिशन कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कि जो उनका पीरियड होता है वो कब रिपीट होंगी उनका कुछ नहीं पता होता। जैसे कि आपका स्क्रैच हो गया या आपका क्रैक हो गया, ये सब क्या है, इनका कुछ नहीं पता होता है, रैंडमली हैपन हो जाते हैं, ठीक है, रैंडम एरर होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे जो इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेस की, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉज बोलते हैं। तो ये जो है कुछ आपके टर्मोलॉजी है। अब बात करें अगर स्पेसिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, तो जो आपका सैंपल लेंथ होता है जिसपे आप मतलब कि मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जिसको आप अंडर कंसीडरेशन ले रहे होते हो, तो उसमें जो मैक्सिमम इरेगुलरिटीज होती हैं, उनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बोलते हैं, ठीक है। अब मेन लाइन की अगर बात करें, तो जो आपकी रफनेस की ज्योमेट्रिकल प्रोफाइल होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोफाइल की जो आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोफाइल होती है, उसकी जो आकृति होती है, वो ये रेखा क्या करती है, मेन लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए, ये जो मेन लाइन होती है या जो आपकी
सैम्पलिंग लेंथ होती है, ये मीन लाइन ऑफ द प्रोफाइल या सैम्पलिंग लेंथ जो आपकी होती है, ये क्या करती है कि प्रोफाइल जो आपकी इफेक्टिव प्रोफाइल होती है, ठीक है, उसके जो बिंदु होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपर पॉइंट है, लोअर पॉइंट है, अब ये पॉइंट्स अगर मान लीजिए x1 x2 x3 या कुछ भी हैं, तो ये जो पॉइंट्स है इनकी जो दूरी होती है उनके स्क्वायर के योग की जो मिनिमम वैल्यू होती है उस डिस्टेंस पे ये लाई करती है। मतलब कि मीन लाइन की पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जहां से जो इफेक्टिव प्रोफाइल में जो पॉइंट्स होते हैं अपर या लोअर पॉइंट, उनकी जो डिस्टेंस होती है उनके स्क्वायर को अगर हम ऐड करें तो वो मिनिमम वैल्यू हमें दी। ठीक है, थोड़ा सा डिफिनीशन समझने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, ठीक है, तो इसको आप एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो हम जो है लगभग सारे टर्मिनोलॉजी रफनेस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट था सरफेस रफनेस को मेजर करने के लिए या फिनिश को समझने के लिए, वो सारे टर्मिनोलॉजी हम लगभग देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आइए कुछ टर्मिनोलॉजी और देखते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल लाइन ऑफ प्रोफाइल। सेंट्रल लाइन के बारे में शायद मैंने पहले आपको अभी डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या मतलब होता है। तो जो आपकी प्रोफाइल होती है, जैसे कि ये नीचे आपकी प्रोफाइल दी गई है, प्रोफाइल की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। अंडर कंसिडरेशन हमारी ये प्रोफाइल है जहाँ पे हमें रफनेस या फिनिश के बारे में जानना है, ठीक है। तो प्रोफाइल की डायरेक्शन के पैरेलल जो है ऐसी हम रेखा लेते हैं जिस रेखा के ऊपर और नीचे उस प्रोफाइल में रेखा के ऊपर और नीचे का जो क्षेत्रफल है लगभग हमारा बराबर हो, तो उस प्रोफाइल को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइन बोलते हैं। वो जो लाइन होगी, वो रेखा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब कि इस रेखा के ऊपर और नीचे जो एरिया हो वो हमारा लगभग बराबर हो, तो ऐसी जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल लाइन बोलेंगे। अब बात करते हैं जो आपकी अगर जो आपकी वेव है, वेव फॉर्म, उसकी जो रिपीटिशन होती है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, जब जो आपकी तरंग आवृत्ति है या वेव फॉर्म है उसकी अगर रिपीटिशन होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो आपकी जो सेंट्रल लाइन है और जो आपकी माध्य रेखा है, वो दोनों क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है, मतलब कि ओवरलैप कर जाती है। नेक्स्ट है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लाइन ऑफ द प्रोफाइल। तो अगर हम बात करें जो हमारी माध्य रेखा होती है या मीन लाइन, वहां से जो आपका क्रेस्ट हो गया या आपका अपर पॉइंट हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं, या वैली हो गया, क्रेस्ट हो गया, तो जो ये अपर और लोअर क्रेस्ट और आपके पीक के जो पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए y1 y2 yn है, तो इनका जो एवरेज वैल्यू होती है वो प्रोफाइल की माध्य रेखा से जो कितना वैरी करता है वही माध्य विचलन कहलाता है। जैसे कि अगर हमें गणना करनी हो तो हम सबसे पहली बात कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेते हैं, मतलब कि ऊपर को पॉजिटिव नीचे ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, हम सीधे सीधे इनकी वैल्यूज रखते जाते हैं कि पीक की क्या वैल्यू है और क्रेस्ट की क्या वैल्यू है, वैसे हम इनको रखते जाते हैं और हमने जितने सैंपल्स लिए हैं नंबर ऑफ सैंपल से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो माध्य विचलन है प्रोफाइल का, वो माध्य विचलन हमारा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए n क्या है, सैम्पलिंग लंबाई पर विभाजनों की संख्या है, मैंने मतलब हमें कितनी बार इसको विभाजित करके ये टोटल सैम्पलिंग लेंथ हो गई, इसमें हमने कितनी बार लिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग लेंथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सरफेस रफनेस को मेजर करने के लिए जो है हम जितनी जो प्रोफाइल होती है सरफेस की जो प्रोफाइल होती है उसकी जिस लेंथ को हम कंसीडर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग लेंथ बोलते हैं। अब देखिए सैम्पलिंग लेंथ क्या होता है कि हमें इस तरीके से
सैम्पलिंग लेंथ को कंसीडर करना चाहिए कि हमारे पास दोनों सरफेस, जैसे कि रफ सरफेस भी आए और फिनिश सरफेस भी आए, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट होगा। ठीक है, और जनरली क्या होता है, जो आपकी ये सैम्पलिंग लेंथ होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोफाइल होती है, मतलब कि प्रोफाइल के डायरेक्शन के पैरेलल होती है। और जनरली हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक जो है हम सैम्पलिंग लेंथ लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इनका एवरेज निकाल के हम वैल्यूज को निकालते हैं। जैसे कि बात करें तो जैसे आपकी टर्निंग प्रोसेस यहाँ पे है, इसको हम सिंबल टी से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे हमने 3 सैम्पलिंग लेंथ ली हुई है। यहाँ पे 0.025 लिया हुआ है, 0.75 और 0.25। इस तरीके से ग्राइंडिंग, तो डिफरेंट प्रोसेस की जो है हम सैम्पलिंग लेंथ अलग अलग लेते हैं, उसके बाद उनका हम एवरेज निकाल के और फिर पता करते हैं कि सरफेस रफ है या सरफेस हमारी क्या नाम है, आपकी फिनिश सरफेस है। तो लगभग आपका जो यूनिट सेकंड है, इसमें जो टॉपिक्स थे आपके, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, हमें रफनेस, सरफेस रफनेस को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थे वो हमने अभी तक इस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।